हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैसेज पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा है। और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 5 क्लासें कंप्लीट पूरी हो चुकी है, जिनमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले 1 से लेकर 6 तक एग्जाम्पल थे, 6 तक उदाहरण थे। तो उदाहरण नंबर 6 तक अपने क्लियर कर लिए इससे पीछे वाले 5 पार्टों में। तो इस वर्ष ये वाला पार्ट नंबर आपका 6 है, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर पहले से वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस वर्ष यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और यदि आपने इससे पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा तो जरूर से आप कक्षा 12 के चैप्टर नंबर पहले की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी 5 पार्टों को पार्ट वाइज लगातार जरूर से देखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप यदि पार्ट वाइज वीडियो को देखोगे तो इससे पहले जो भी प्रश्नावली 1.1 का बेसिक है और एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 से लेकर 6 तक है, वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे यदि आप पार्ट वाइज देखोगे तब। तो आप यदि नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 से आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 को अपन पहले समझेंगे, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 1 जो है वो आपके सामने है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित निर्धारित कीजिए मतलब जांच कीजिए, पता लगाइए, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से, जो नीचे संबंध दे रखे हैं, निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो इसको ध्यान दीजिए। पहला जो प्रश्न है, मुख्य जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में आपके रोमन में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन है। ध्यान से सुन लीजिए। रोमन में पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में रोमन में 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर जो 5 है, 5 में भी ए से लेकर के, ध्यान दीजिए, 5 में भी ए से लेकर के कहां तक है? ई तक है। तो आपके ये इतने सारे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मुख्य जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर जो रोमन में 5वां है उसमें भी ए से लेकर ई तक है। तो कुल मिलाकर इतने क्वेश्चन है। आप भी अपनी बुक में देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन प्रश्न नंबर पहले में आएगा, प्रश्न नंबर पहले के रोमन में चलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रश्न नंबर पहले में आएंगे। पहले में 1 से लेकर रोमन में 1 से लेकर 5 तक है और 5 में भी ए से लेकर ई तक है। तो चलिए इनको लगातार अपने एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। मतलब प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संबंधों, नीचे संबंध दे रखे हैं, खूब सारे संबंध दे रखे हैं, मतलब खूब सारे प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न में एक एक संबंध दे रखा है। और इन संबंधों के लिए बताना है अगले को कि प्रत्येक संबंध समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। मतलब कि समतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है। तो चलिए प्रश्न नंबर मुख्य पहले में रोमन में पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलिए पहले में संबंध क्या दे रखा है, देखिए। प्रश्न नंबर रोमन में पहला देखिए आपके सामने है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते डेश 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 13 और 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कोमा वाई सच डेट इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। इस तरीके से स्टूडेंट से रोमन में पहला है, जिसमें मैंने आपके सामने एक तो समुच्चय दे रखा है और एक संबंध दे रखा है। तो समुच्चय आपके सामने यहाँ समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 14 तक के अवयव है इसमें। और आर जो संबंध है वो एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। तो ध्यान से देखना। अब ये पता लगाते हैं कि इस संबंध में कौन कौन से कर्मित युग्म आने वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ए से ए में, देखिए ए से ए में ये संबंध परिभाषित है। ए से ए में परिभाषित है ये संबंध।
और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, मतलब इसमें भी 1 से लेकर 14 तक अवयव आने वाले हैं और इसके भी 1 से लेकर 14 तक अवयव आएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 सेम आएंगे। मतलब स्टूडेंट से मतलब इसमें भी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, मतलब कि ए समुच्चय ए से ए में, यहाँ पे भी समुच्चय ए में 1 से लेकर 14 तक के अवयव है, यहाँ पे भी समुच्चय ए में 1 से लेकर 14 तक के अवयव है। तो अब ये बताइए इसका ए गुणा ए जो कार्तीय गुणनफल है उसमें कितने अवयव आने वाले हैं। कार्तीय गुणनफल में बहुत ज्यादा अवयव आने वाले हैं। तो अब ये बताइए आर जो संबंध है, आर संबंध में कार्तीय गुणनफल में से कौन कौन से आएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, तो कहने का मतलब ए से ए में संबंध बनने वाला है, ए से ए में संबंध बनने वाला है। तो देखिए यहां से अपने पास यहां जो संबंध जो बनेगा, यहां 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो यहां से y बराबर क्या निकलेगा, 3x निकलेगा। तो कहने का मतलब यदि x का मान यहां पर रखूंगा तो y का मान अपने पास आ जाएगा। तो संबंध r क्या बनेगा, यहां से बताइए, r बन जाएगा, देखिए r कर्मित युग्म आ जाएगा। x का मान लेता हूं 1, x का मान यदि 1 लूं तो y का मान कितना आएगा, x का मान यहाँ 1 पुट करो, मतलब इसमें से x का मान 1 यहाँ रखो तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1 3 कर्मित युग्म इसमें आएगा। 2 रखते हैं, 2 रखने से इसमें 6 आएगा, 2 6 कर्मित युग्म आएगा। 3 रखने से 9 आएगा, 3 9 आएगा। 4 रखने से इसमें 12 आएगा, 4 12 आएगा। और 5 रखने से यहाँ पर 15 आएगा, लेकिन 15 तो समुच्चय ए में अवयव ही नहीं है ना, इसलिए। तो कहने का मतलब ध्यान दीजिए, ये 1 जो है ये सब इसमें से लिया गया है और ये 3 जो है वो उसमें से लिया गया है। 2 इसमें पहले वाले ए में से लिया गया है और 6 उसमें से, 3 इस ए में से, 9 उसमें से, 4 इस ए पहले वाले समुच्चय में से और 12 उसमें से। यदि 5 15 लूं तो 15 तो उसमें अवयव ही नहीं है ना, 5 तो इसमें है लेकिन 15 उसमें नहीं है, तो 5 नहीं रखना है। इसका मतलब ये जो संबंध अपना है, इस संबंध के कर्मित युग्म ये आने वाले हैं। इस संबंध में ये कर्मित युग्म आएंगे। कौन कौन से आएंगे, कितने हो गए, 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये कर्मित युग्म इस संबंध में आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो संबंध है ये कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होगा। कार्तीय गुणनफल में बहुत सारे आएंगे, उनमें से ये आएगा, ठीक है, उनमें से ये आएंगे। तो चलिए अब इनका जांच करते हैं, इस संबंध की समतुल्य की, सममित की और संक्रामक के लिए जांच करते हैं। सबसे पहले जांच करते हैं अपन समतुल्य की। तो समतुल्य के लिए क्या होता है, समतुल्य की परिभाषा क्या होती है। देखिए समतुल्य के लिए क्या होता है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव ए के लिए, देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ये इसका मतलब होता है प्रत्येक, है ना, प्रत्येक अवयव के लिए ए ये जो कर्मित युग्म है ये आर में होना चाहिए, तब आर क्या होता है, समतुल्य होता है। चलिए सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए क्या होता है कि यदि प्रत्येक ए कोमा बी जो कि किसमें है, ए के लिए, समुच्चय ए के प्रत्येक 2 अवयव के लिए यदि ए कोमा बी आर में आ रहा है, तभी बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। तो इस पर ध्यान दीजिए, समतुल्य के लिए देखते हैं। तो बताइए प्रत्येक अवयव के लिए, अब समुच्चय ए में बताइए, समुच्चय ए जो अपना है उसमें कितने अवयव है, उसमें अपने पास समुच्चय ए में 1 से लेकर 14 तक के अवयव है। समुच्चय ए में 1 से लेकर 14 तक के अवयव है, लेकिन संबंध में तो देखिए एक का भी नहीं आ रहा। एक का मान यदि 1 लूं तो 1 1 इसमें नहीं आ रहा, 2 लूं एक का मान 2 2 इसमें नहीं आ रहा, 3 3 भी इसमें नहीं आ रहा, मतलब खुद से संबंध है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ 1 1
नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब एक एक जो है वो आर में नहीं है, एक एक आर में नहीं है। एक एक के लिए मैंने लिखा है, दो दो के लिए भी आप लिख सकते हो, तीन तीन के लिए भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप ये लिखो। मतलब कि कहने का मतलब ये समूचे ए में जितने भी अवयव है उन सब का खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। जैसे एक है तो एक एक इसमें होना चाहिए था, दो है तो दो दो भी इसमें होना चाहिए था, तीन तीन इसमें तीन तीन भी अवयव होना चाहिए था। लेकिन ये 1 से लेकर 14 तक के लिए होगा, लेकिन इनमें से तो कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो करेगा एक एक नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए इसलिए आर क्या नहीं है, इसलिए आर समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है, आर जो है वो समतुल्य नहीं है। चलिए जांच करते हैं सममित के लिए, सममित के लिए जांच करते हैं। सममित के लिए क्या होगा, कोई भी कंडीशन होगा मैं उसका ऑपोजिट संबंध आर, ऑपोजिट संबंध आर में होना चाहिए। जैसे इसमें देख लेते हैं, 1 3 के लिए देख लेते हैं। यहां मतलब कि यहां 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है। 1 3 कौन किस में आ रहा है, 1 3 आर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1 3 आर में आ रहा है, 1 3 आर में आ रहा है, तब 3 1 आर में नहीं आ रहा है, अर्थात ए बी यदि आर में आए तब अपने पास बी ए भी आर में होना चाहिए, तब तो आर आर सममित है, अन्यथा आर सममित नहीं है। समझ गए होंगे, मतलब उल्टा भी उसका ऑपोजिट भी उसमें होना चाहिए। 1 3 आर में है लेकिन 3 1 आर में नहीं है, ठीक है। और यदि 1 3 आर में है, 3 1 आर में होता, फिर किसके लिए जांच करते, 2 6 के लिए। 2 6 आर में है तो 6 2 भी आर में होना चाहिए। यदि 1 3 और 3 1 आर में होता, 2 6 और 6 2 आर में होता, फिर जांच करते तीनों के लिए। मतलब प्रत्येक के लिए जांच करना है और प्रत्येक का ऑपोजिट संबंध आर में होना चाहिए, तब आर क्या होता है, सममित होता है। इसलिए आर क्या है, इसलिए आर सममित नहीं है, सॉरी, इसलिए आर क्या है, सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है ये। समझ रहे हो। अब चले जांच करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक में क्या होता है, इस पर संक्रामक में देखिए, यदि ध्यान दीजिए ए कोमा बी, ए बी सी बिलोंग्स टू, यदि ए में है, ए बी सी कोई भी 3 अवयव यदि ए में आ रहे हैं, प्रत्येक 3 अवयव के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, ध्यान से सुन लीजिए, ए बी आर में आ रहा है तथा बी से स्टार्ट होने वाला बी सी आर में आ रहा है, यदि ये दोनों आर में है तब अपने को मिलना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कहने का मतलब मारवाड़ी तरीके से मैं बोलूं तो ध्यान से सुनिए, यदि ए बी आर में है, कहने आर को नहीं, ये रहा संबंध आर है, यदि ए बी इस आर में है तब ये जो बी पे जो अंत हो रहा है तो इससे स्टार्ट होने वाला बी आर में होना चाहिए, होना क्या चाहिए, ये दोनों आर में पहले रहने चाहिए। यदि ये दोनों आर में है तब ए सी बी आर में होना चाहिए। यदि इन दोनों के आर में होने के बाद यदि ए सी बी आर में है तब आर संक्रामक संबंध होता है, ठीक है। और यदि ध्यान से सुनिए, यदि ये आर में है लेकिन इससे स्टार्ट होने वाला कोई भी आर में नहीं है तब भी आर संक्रामक संबंध होता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए आपको मैं समझाता हूं, यहां पर देखिए कोई भी 3 अवयव, चले 1 3 लेता हूं मैं, कौन सा लेते हैं, 1 3 से जांच करते हैं। चलिए 1 3 से जांच कर लिया अपन, ध्यान दीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपके समझ में आए। ध्यान दीजिए ए बी को मैं 1 3 ले लेता हूं, चलो क्या ले लेता हूं, 1 3, ये बिलोंग्स टू आर आ रहा है, 1 3 बिलोंग्स टू किस क्या आ रहा है, आर आ रहा है। 1 3 किस में आ रहा है, ध्यान दीजिए
एक 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। और तथा अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी कर्मित युग्म आर में होना, आर में रहना चाहिए। तो देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 3 9, 3 9 भी आर में है, 3 9 भी किसमें आर में, देख लीजिए 1 3 आर में है, 3 9 भी आर में है। तब 3 3 को छोड़ो और एसी मैंने पकड़ा शुरू वाला और लास्ट वाला, इसमें कौन है, एक शुरू में लास्ट में कौन है, 1 9 भी आर में होना चाहिए, 1 9 भी आर में होना चाहिए। ये इन दोनों के आर में होने के बाद ये भी आर में होना चाहिए, तब आर संक्रामक संबंध है। तो देख लीजिए 1 9 आर में है क्या, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो लिख देते अपन, ध्यान से देख लीजिए, लिख देते अपन इसके लिए सेम, मतलब सेम तरीका, सेम लिखना है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखना आसान तरीका है एकदम। तो क्या लिखेंगे, यहां 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, मतलब 1 3 जो है वो आर में है, आर में आ रहा है, आर का अवयव, तथा 3 9 ये भी बिलोंग्स टू आर है, 3 9 ये भी बिलोंग्स टू आर है। लेकिन कौन सा नहीं है, 1 9, क्या लिख देंगे, लेकिन 1 9 नोट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 9 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए आर संक्रामक, इसलिए आर जो है वो संक्रामक नहीं है, आर जो है वो संक्रामक नहीं है, आर संबंध जो है वो स्टूडेंट संक्रामक नहीं है। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध आर समतुल्य है क्या, समतुल्य, अतः दिया गया संबंध आर न तो समतुल्य, अतः दिया गया संबंध आर न तो समतुल्य है, न ही सम्मित है, तथा न ही संक्रामक है। ये इसमें ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर मुख्य का रोमन में पहले क्वेश्चन का ये आंसर हुआ है। अतः दिया गया संबंध आर न तो समतुल्य है और न ही सम्मित है तथा न ही संक्रामक है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर मुख्य पहले का रोमन में पहले वाले क्वेश्चन का हल हुआ है। आपके सामने देखिए, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये समुच्चय ए है, ये संबंध आर है, आर के अनुसार मैंने आर संबंध बनाया। ये देखिए, ये जो है आपका समुच्चय निर्माण रूप है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में संबंध का। और संबंध का भी ऐसे ही होता है, ये कर्मित विलोम के रूप में लिख दिया इसको। तो आप देखिए आपके एक एक समुच्चय में कितने अवयव है, 1 से लेकर 14 तक है। तो 14 तक का संबंध खुद से खुद होना चाहिए। 1 1 इसमें होना चाहिए, 2 2 भी इसमें होना चाहिए था, 3 3 भी इसमें होना चाहिए था, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, मतलब 14 तक होना चाहिए था इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं है, 1 1 बिलोंग कर रहा आर में, इसलिए आर समतुल्य नहीं है, बिलोंग नहीं है। 1 1 नोट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। 1 3 है लेकिन 3 1 आर में नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। 1 3 आर में है, 3 9 भी आर में है, तब 3 3 को छोड़ो, 1 9 आर में होना चाहिए था, लेकिन नोट बिलोंग्स टू आर में नहीं है। 1 9 लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा 1 9 नोट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अतः दिया गया संबंध आर न तो समतुल्य है, न सम्मित है तथा न ही संक्रामक है। तो ये आपके सामने रोमन में पहला हो गया, इसको आप ऐड कर लीजिए। चलिए रोमन में दूसरा अपने करते हैं। चलिए रोमन में जो दूसरा है वो आपके सामने है, समझते हैं इसको, ध्यान से समझिए। एक बार ध्यान दीजिए, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, जल्दी किसी बात का नहीं है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो में नहीं होगा तो 2 वीडियो में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रश्न नंबर 1 में कितने प्रश्न है मैंने शुरू में बता दिया है, आप भी अपनी बुक में देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, ध्यान दीजिए पीछे वाले सवाल में समुच्चय 1 से लेकर 14 तक था, लेकिन यहाँ पर ये जो समुच्चय 1 से लेकर 14 तक उसमें जो था उसकी जगह यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में, मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक प्लस की संख्या होगी। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही है, छोटी क्लास में सीखा था, प्लस की संख्या 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, आगे चलिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई सच डेट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है, इसके लिए जांच करनी है। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ समुच्चय n में संबंध r बराबर लिख दिया एक्स वाई सच डेट y इक्वल x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। चलिए r यहां निकाल लेते हैं, यहां से r क्या आएगा, r का मान निकाल लेता हूं। देखिए x का मान क्या लेना है, x का मान लेना है 4 से छोटे। 4 से छोटे कौन होने वाले हैं, 1 2 3, कहां तक होंगे, 3 होंगे, 1 से छोटे होंगे 1 2 3। चलिए रख देते हैं इसमें, चलिए रख देते हैं, एक यहां रखो, एक लो x का मान, y का मान कितना आएगा भैया, एक, x का मान 1 लोगे, x का मान यदि 1 लोगे तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पर 1 रख लो, यहाँ पर 1 रखो तो y का मान आ जाएगा 6, x का मान 2 लो, y का मान कितना आएगा 7, x का मान 3 लो, y का मान 8 आएगा, और x का मान 4 नहीं लेना है और 4 से बड़ा भी नहीं लेना है, क्योंकि इसने बोल दिया है x का मान 4 से क्या लेना है, छोटे लेना है। ठीक है, ये अपने पास r आ चुका है। अब जांच करते हैं समतुल्य के लिए, सबसे पहले समतुल्य के लिए जांच करते हैं। चलिए समतुल्य में क्या होना चाहिए, देखिए समतुल्य में यह होना चाहिए कि ध्यान दीजिए समुच्चय में जितने भी अवयव है उनका खुद का खुद से समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो समुच्चय आप जानते हो n का है, प्राकृत संख्याओं का है, तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या मतलब समुच्चय का स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा, तो n जो आएगा n क्या होगा, 1 2 3 4, इस तरीके से n होगा, चलता रहेगा। अब एक का संबंध भी 1 से होना चाहिए था, 1 1 इसमें आना चाहिए था r में, समुच्चय n में 1 आ रहा है तो 1 उस 1 1 उसमें आना चाहिए था, 2 2 भी उसमें आना चाहिए था, 3 3 भी उसमें आना चाहिए था, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए कहने का मतलब कोई भी नहीं है तो ये समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य ये नहीं होगा। तो अपन लिख देंगे समतुल्य नहीं होगा, तो यहां लिख देंगे, यहां पीछे वाले सवाल की जैसे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू r, यहां जो 1 1 है वो r में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r जो है वो समतुल्य नहीं है, r जो है वो क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, r जो है वो समतुल्य नहीं है। चलिए जांच करते हैं सममित के लिए, किसके लिए जांच करते हैं, सममित के लिए जांच करते हैं। चलिए जांच करते हैं सममित के लिए, और सममित के लिए अपन देखते हैं कि सममित संबंध है कि नहीं है। तो सममित में क्या होता है कि ऑपोजिट यहाँ पर होना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पर 1 6 आ रहा है, 1 6 स्टार्टिंग वाले के लिए जांच करते थे, चाहे 2 7 के लिए देख लो, चाहे 3 8 के लिए देख लो, देखो 1 6 इसमें आ रहा है लेकिन 6 1 इसमें नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 1 6 बिलोंग्स टू r, 1 6 बिलोंग्स टू r, लेकिन 6 1 नॉट बिलोंग्स टू r, ये r में नहीं आ रहा है, इसलिए r जो है वो सममित नहीं है, r जो है वो सममित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे संक्रामक के लिए चलते हैं, संक्रामक की जांच अपन करते हैं। संक्रामक में क्या होता है, कोई भी 3 अवयव जैसे a, b r में हो, r में पहले से हो, ठीक है, तथा b, c ये भी r में पहले से हो, a, b r में होना चाहिए, r में मतलब हो, और b से स्टार्ट होने वाला b, c भी r में हो। यदि ये दोनों r में है,
तब इन दोनों के आर में होने के बाद में AC भी आर में होना चाहिए, तब आर संक्रामक है, अन्यथा आर संक्रामक संबंध नहीं है। और यदि ध्यान दीजिए ये आर में हो लेकिन ये मिले ही नहीं, ध्यान से सुन लो, ये आर में हो लेकिन ये मिले ही नहीं, तब भी आर संक्रामक संबंध होगा। आर कैसा होगा? संक्रामक संबंध होगा तब भी। चलिए जांच करते हैं। देखिए एक छह को स्टार्ट कर लेता हूं, एक छह ही ले लेते हैं, यहां से एक छह से ही ले लेता हूं। तो क्या लिखेंगे यहां एक छह बिलोंग्स टू आर, आपके सामने है, एक छह आर में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। एक छह जो है वो किस में आ रहा है? आर में आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी अवयव नहीं। देखिए ए बी आर में है तथा बी सी आर में है, तो देखिए ए बी आर में है तो बी से स्टार्ट होने वाला आना चाहिए था। मतलब यदि ध्यान से सुन लो, ए बी आर में है तो ये अंत कहां से हो रहा है इसका? बी से, तो बी से स्टार्ट होने वाला भी आर में होना चाहिए। इन दोनों के रहने पर यदि ए सी आर में हो तब आर संक्रामक होता है। लेकिन यदि ये आर में हो और ये आर में रहे ही नहीं, तब जांच करनी नहीं है, तब वो संक्रामक ऑटोमेटिक संक्रामक ही रहेगा वो। समझिए। चलिए एक छह आर में है, मतलब ध्यान दीजिए ए बी आर में है, ए बी आर में है, मैं कन्वर्ट ए बी आर में है, इससे समझ लीजिए ए बी आर में है ना, और बी सी भी आर में है, बी सी भी आर में है। तब आपको देखना है कि ए सी आर में है या नहीं है। तब यदि ए सी आर में है तब तो संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। एक तो ये कंडीशन होगी, समझ गए आप। और यदि ए बी आर में लेकिन बी सी आर में रहे नहीं, समझ रहे हो, ए बी आर में लेकिन बी सी आर में है नहीं, तब देखना ही नहीं है, तब वो वैसे ही संक्रामक रहता है। ठीक है, ध्यान रहिए। तो यहां पर देख लीजिए एक छह आर में है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी कर्मित युग्म आर में नहीं है, तो 6-1, लेकिन 6-1 नोट बिलोंग्स टू आर, नोट बिलोंग्स टू आर नहीं है। यहां पर मैंने खाली जगह लगाया, इसका मतलब यह है यहां पर कोई भी अवयव ऐसा है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है यहां पर। ठीक है, तो अपने पास ये है, तो अब लिख देंगे इसलिए अब यथार्थ वाली लाइन वो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अर्थात में क्या लिखेंगे, जो परिभाषा होती है उस तरीके से अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अर्थात देखिए कैसे लिखेंगे, अर्थात आपको दिखाई देगा यहां पर, शायद दे देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। इस तरीके के कर्मित युग्म, मतलब इस प्रकार का, अब कोमा लगा देता हूं, इस प्रकार का, इसके आगे देखिए, इस प्रकार नीचे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं। इस प्रकार का कोई भी युग्म नहीं है, इस प्रकार का कोई भी युग्म नहीं है। वापस बताता हूं, ध्यान दीजिए, इसके बाद में आपको यहां जाना है। इस प्रकार का कोई, देखिए ए बी आर में है तथा बी सी आर में है। इस प्रकार का ए बी और बी सी ये दोनों आर वाले इस तरीके के युग्म कोई भी आर में नहीं है। कैसे पता चला? एक 6 आर में है लेकिन 6 वाला तो, मतलब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी आर में नहीं है। समझ रहे हो, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी आर में नहीं है, तो कोई भी आर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इस तरीके के जोड़े वाले ए बी और बी सी जैसे, अर्थात एक 6 से स्टार्ट होने वाले इस तरीके का कोई भी 2 आर में नहीं है। तब ये ए सी आर में है या नहीं है, तब देखना ही नहीं है, वैसे ये संक्रामक है। ए सी कहां से बोल दिया मैंने, ये वाला, बीच वाले को छोड़ दो, इसका शुरू वाला लेना है, इसका लास्ट वाला। ए सी आर में हो या नहीं हो जांच करनी नहीं है, वैसे लग गया पता कि भाई ये संक्रामक है। ठीक है, तो इसलिए
इसलिए आर कैसा है, आर संक्रामक है, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। मतलब ऐसी देखने की जरूरत नहीं है। यदि ध्यान से सुन लीजिए, वापस बताता हूं, ए बी आर में है और बी से ही स्टार्ट होने वाला बी सी जैसा आर में रहे नहीं, तब ध्यान दीजिए, तब बीबी को छोड़कर एसी आर में रहे से या नहीं रहे, तब आगे देखना ही नहीं है। अर्थात एच एक 6 आर में है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला, एक 6 आर में है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी आर में है ही नहीं, तो आगे जांच करनी नहीं है, ये संक्रामक पहले से है। ठीक है, तो अतः वाली लाइन लिख देते हैं। तो इसके बाद में देखिए, यहां से आपको यहां से करना था, यहां से, और अतः वाली लाइन लिख देते हैं अपन। अतः दिया गया संबंध, आर, दिया गया संबंध आर कैसा है, समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। समतुल्य, दिया गया संबंध आर समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, अतः दिया गया संबंध आर समतुल्य नहीं है, समतुल्य न तो, अतः दिया गया संबंध आर, ऐसे लिख देता हूं, न तो समतुल्य है तथा न ही सम्मित है, लेकिन संक्रामक संबंध है। यह आपके सामने स्टूडेंट्स हो गया। मैं वापस समझा देता हूं आपको। अतः दिया गया संबंध आर न तो समतुल्य है तथा न ही सम्मित है, लेकिन संक्रामक संबंध है। यह इसका आंसर हो गया। तो ये रोमन में दूसरा हो गया, इसको भी आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए रोमन में तीसरे में अपन चलते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, समझते हैं तीसरे क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 तक है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6, मतलब एक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के अवयव है। एक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर कहां तक के अवयव है, 6 तक के अवयव है। में आर बराबर है एक्स वाई सच डेट एक्स वाई किस प्रकार है, वाई जो है ना, वाई वो भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, अर्थात वाई में एक्स का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसा संबंध है। वाई में एक्स का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, अर्थात सेकंड वाला जो होता है, अर्थात जो दूसरा होता है उसमें पहले वाले का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। चलिए आगे क्या कर रहा है, दोबारा परिभाषित संबंध आर है, तो जांच करनी है इसके लिए। तो पहले आर निकालो, आर में कौन कौन से युग्म आने वाले हैं, आर निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ए से ए में है, ए से ए में है तो ध्यान दीजिए ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, और ये भी इधर 1 2 3 4 5 6। ए से ए में ही तो रहता है, हर बार ये ऐसा रहता है। तो अब देखिए इसका ऐसा अवयव, इसका इसमें से लेना है एक्स, इसमें से लेना है वाई, और कैसा लेना है अब देख लीजिए। प्रश्न में क्या कहा है, देखिए वाई भाज्य एक्स से, मतलब कि सेकंड वाला जो है ना वो पहले वाले से भाज्य होना चाहिए, अर्थात इसमें से जो लो ना उसमें पहले वाले का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे मान लो इसमें मैंने 1 ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने 1 ले लिया, तो अब इससे अर्थात ये कौन सा लिया है, मैंने एक्स लिया है, देखो एक्स लिया है, वाई भाज्य है एक्स से, अर्थात वाई जो है ना वो एक्स से भाज्य है, मतलब 1 से कौन कौन भाज्य वो सारे आ जाएंगे इसके साथ, 1 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 आ जाएगा, क्या 1 2 भी आ जाएगा, ठीक है, 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, लिख देता हूं यहां पर मैं 1 1 आ जाएगा क्योंकि 1 1 से भाज्य है, चलिए ठीक है, और
एक दो भी आ जाएगा। कैसे पता चला? दो जो है ना y भाज्य है x से, अर्थात y कौन है? दो है। ये y का मान ही तो है, ये y का मान ही तो है। ये दो जो है वो एक से भाज्य है। y देखिए x कोमा y ऐसे आता है, तो इसका मतलब क्या बोलूंगा? y भाज्य है x से, मतलब y में x का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दूंगा एक दो, तो दो भाज्य है एक से, मतलब दो में एक का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इस तरीके से है ना। तो एक दो भी आएगा, और एक तीन भी आएगा, एक चार, चार भाज्य एक से, एक पांच, पांच भाज्य एक से, एक पांच भी आएगा, और इस तरीके से आगे चलेंगे। एक छह भी आएगा, एक छह ये आएगा, एक सात नहीं आएगा, क्योंकि एक सात जो है वो समुच्चय में ही अवयव नहीं है, तो एक साथ नहीं आएगा। चलिए दो वाले लेते हैं। दो वाले कौन कौन से आने वाले हैं? दो वाले ले लेते हैं। देखिए दो से, देखिए दो एक नहीं ले सकता मैं, देखिए ध्यान दीजिए, दो एक नहीं ले सकता, क्योंकि दो एक इसलिए नहीं लेता क्योंकि एक्स वाई है, वाई बाध्य होना चाहिए एक्स से, वाई जो है वो बाध्य होना चाहिए एक्स से। तो बताइए एक थोड़ी ना दो, दो से बाध्य है, नहीं है ना, तो एक दो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। दो दो आ जाएगा, दो दो आ जाएगा, दो दो से बाध्य है, दो चार आ जाएगा, दो चार आ जाएगा। कैसे? वाई बाध्य है दो से, मतलब चार बाध्य है दो से, आ जाएगा ना। दो छह आ जाएगा, दो छह आ जाएगा, ठीक है। इधर लिख देते हैं बाकी के, दो छह आ जाएगा। तीन से स्टार्ट होने वाले बताइए, तीन एक नहीं आएगा, तीन एक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक जो वो तीन से बाजे नहीं है ना, इसलिए। तो तीन छह आएगा, तीन छह आ जाएगा। तीन से किस लिए आ जाएगा? छह तीन से बाजे है, इसलिए। चार से कौन से आने वाले हैं? चार दो नहीं आएगा, चार चार ही आएगा। कौन आएगा? चार चार आएगा, चार चार आएगा। पांच वाले से कौन आएगा? पांच पांच आएगा। चलिए छह से कौन आएगा? छह छह आएगा, छह छह हो गया। इसके बाद में कौन सा रह गया अपने पास? एक तीन तीन रह गया, तो यहाँ पर भी तीन तीन भी लिख देते हैं। ये आपके सामने हो चुका है, ये हो चुके हैं पूरे। देखिए अब अपने इसमें जांच करते हैं, सममित, समतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए जांच करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने जांच करते हैं समतुल्य के लिए। समतुल्य का मतलब क्या होता है? देखिए समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उनका खुद, उन सब का खुद से समान होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब प्रत्येक ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए यहां पर जो समुच्चय ए है उसमें उसका ए एक अवयव है। ए का मतलब यहां पर कितने हैं? ए का मतलब कितने हैं यहां पर? ए का मतलब देखिए ए जो है वो कैपिटल समुच्चय ए का अवयव है, तो ए का मतलब यहां पर कितने हैं? एक भी है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह, ये है। तो यहां पर एक एक ये भी आर में होना चाहिए, दो दो भी आर में होना चाहिए, तीन तीन भी, चार चार भी, पांच पांच भी, छह छह। अर्थात ये जो छह अवयव है इन छह का खुद से समान होना चाहिए सभी का। चलिए एक एक इसमें है, दो दो इसमें है, तीन तीन इसमें है, चार चार, पांच पांच, छह छह, सारे है जी इसमें। मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध है, संबंध आर में। इसका मतलब आर जो है वो समतुल्य संबंध है। यहां लिखने का तरीका क्या होगा? यहां एक एक, चलिए दो दो, तीन तीन और चार चार, और चार चार के बाद में पांच पांच और छह छह, ये सारे के सारे बिलोंग्स टू आर। ये सबके सब आर के अवयव है, आर में आ रहे हैं। देख लीजिए आप, सारे आ रहे हैं, इसलिए आर क्या है? कैसा है? आर समतुल्य है, आर समतुल्य हो गया। चलिए जांच करते हैं सममित के लिए, सममित की जांच करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सममित के लिए अपन देखते हैं सममित में क्या होना चाहिए। ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो चलिए ए बी के लिए एक एक है,
एक एक के लिए, दो दो के लिए, तीन तीन के लिए, चार चार के लिए, इनके तो लिए देखना नहीं है क्योंकि इनका ऑपोजिट ये खुद ही होता है। एक दो के लिए, एक दो के लिए देख लेते हैं। एक दो के लिए चलिए, यहां एक दो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? एक दो बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? इसका सारांश ये लिखा हुआ देखो, एक्स वाई, इसका मतलब है वाई बाज्य है एक्स से, इस वाई बाज्य है एक्स से। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? वाई बाज्य है एक्स से, मतलब दूसरा वाला पहले वाले से बाज्य है, तो दूसरा यहां पर दो है, तो क्या लिखूंगा मैं? दो बाज्य है, दो बाज्य है एक से। दो बाज्य किससे है? दो बाज्य है एक से, ठीक है। अब लेकिन इसका लेकिन एक बाज्य नहीं, लेकिन एक बाज्य दो से नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन एक जो है वो बाज्य दो से नहीं, एक बाज्य दो से नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, एक जो है वो दो से भाज्य नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ जब एक दो से भाज्य नहीं हो सकता तब अपने पास ये प्राप्त हो गया कि एक दो बिलोंग्स टू आर है, दो एक से भाज्य है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा दो एक नॉट बिलोंग्स टू आर। दो एक नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा, इसका ऑपोजिट होगा दो एक नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक दो से भाज्य नहीं है, एक दो से भाज्य नहीं है, एक भाज्य दो से नहीं है, ठीक है, या एक दो से भाज्य नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ इसलिए आर जो है आर सममित, इसलिए आर सममित नहीं है। चलिए जांच करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए जांच अपने यहां करेंगे। ध्यान दीजिए, मैं हेडिंग लगा देता हूं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए जांच करते हैं। चलिए संक्रामक के लिए जांच अपन करते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्जांपल लेके अपन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, कोई भी एग्जांपल लेके कर लेते हैं, या इतने सारे हैं, इन सबके लिए ना करके एक्स वाई लेके भी अपन कर सकते हैं। क्या लेके कर सकते हैं? एक्स वाई लेकर भी अपन कर सकते हैं। चलिए एक्स वाई वाई जेड इस तरीके से अपन लेकर भी कर सकते हैं, जैसे इसमें दे रखा है इसने, इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं। यदि यहां से देखिए, यदि x, y बिलोंग्स टू आर तथा y, z बिलोंग्स टू आर, अपने पास यदि ये हो, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब लिख देते हूं, इनका मतलब लिखते हैं। देखिए x, y बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ कि y x से भाज्य है, y भाज्य है x से। देखिए y x से भाज्य है, मैंने लिखा y x से भाज्य है, इसमें क्या लिखा हुआ है? y भाज्य है x से। सेम है, मैंने ऐसे लिख दिया। इसको आगे वाले को क्या लिखोगे? तथा सेम, इसको क्या लिखोगे? z x से, इसमें लिखा है y भाज्य है x से, इसमें क्या लिखोगे? z y से भाज्य है। चलिए देख लीजिए आपके सामने मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। देखो x, यदि x y बिलोंग्स टू आर है तथा y z बिलोंग्स टू आर है, आर में कब होता है ये? जब y सेकंड वाला जो x फर्स्ट वाले x से भाज्य है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों अपने पास मौजूद रहते हैं, ये दोनों ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये दोनों ले लेते हैं। कैसे ले लिया अपन? देखिए एक दो इसमें आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला होगा, इसमें ये रहा, दो से स्टार्ट होने वाला होगा। देखो एक दो इसमें आ रहा है,
चलिए एक बार वैसे बता दूं मैं आपको, देखिए एक एक समान वाले को देखना नहीं, ध्यान रहे, एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, चार चार है, इनके लिए जांच नहीं करना, इनके लिए सही आएगा। चलिए एक दो के लिए देखता हूँ, एक दो इसमें आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला कौन है, दो दो। एक दो इसमें आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला दो दो है, तो दो दो 11, तो दो दो बीच वाले को छोड़ दो, इन दोनों दो को छोड़ दो। देखिए एक दो इसमें होगा, एक दो इसमें आ रहा है, ठीक है, समान वाले को देखना नहीं है, फिर भी दो चार को देख लो। चलो एक दो इसमें आ रहा है तो दो चार 11, दो दो को छोड़ दो, एक चार भी इसमें होगा, एक चार है, ये रहा, सही है, ठीक है। और ये देख लो, इस दो को पकड़ो तो दो दो बीच में छोड़ो, एक छह भी इसमें होगा, एक छह इसमें है, तो सबके लिए मौजूद होगा, इसलिए मैंने एक्स वाई से कर दिया है। चलिए वाई एक्स से बाजी है, इसका मतलब क्या है, एक्स, इसका मतलब ये लिखा हुआ देखो, एक्स वाई का मतलब है वाई बाजी है एक्स से, मैंने लिख दिया वाई एक्स से बाजी है। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, जेड वाई से बाजी है। अब देखिए जब वाई अक्ष से बाजी है, वाई अक्ष से बाजी है और जेड वाई से बाजी है, तो ऐसा मैं ले लेता हूं, चलिए ऐसा ले लेता हूं मैं, देखिए ये ले लेता हूं, एक दो, एक दो इसमें है, एक दो, तो यहां पर लिखता हूं मैं दो एक से बाजे है, ऐसे समझ, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है यहां पर। वैसे देखिए एक दो के लिए लिखता हूं मैं, दो एक से क्या है, बाजे है, बाजे है, ठीक है, दो एक से बाजे है, तथा जेड, तो ये लेता हूं और ये ले रहा हूं। चलिए एक दो आ रहा है इसमें, तो यहां पर क्या लिखूंगा, छह दो से बाजे है, ठीक है। देखिए इसके लिए लिखा है मैंने, दो एक से बाजे है, तब वाई इसमें आ रहा तो वाई से स्टार्ट होने वाला, दो लास्ट में आ रहा तो दो से स्टार्ट होने वाला, ये आ रहा है ना, तो छह दो से बाजे है, तो आप यहां से बीच में क्या छोड़ दोगे, दो दो से छूट जाएगा, तो एक। अब देखिए एक जो है एक से इसमें आना चाहिए, मतलब छह जो है, छह जो है वो एक से बाजे होना चाहिए, छह जो है वो एक से बाजे होना चाहिए, अर्थात एक छह इसमें आना चाहिए, तो आपके सामने होगा। तो कहने का मतलब ये आपका जो छह है, अर्थात छह का मतलब जो जेड है, जेड किससे बाजे होगा, जेड जो है वो एक अक्ष से बाजे होना चाहिए, समझ गए होंगे, जेड जो है वो अक्ष से बाजे होना चाहिए। चलिए लिख देते हैं, अब इसमें क्या लिखेंगे, तब यदि वाई एक्स से बाजे है और जेड वाई से बाजे है, वाई अक्ष से बाजे है, जेड वाई से बाजे है, तब जेड अक्ष से भी जब तब जेड अक्ष से भी जरूर से क्या होगा, बाजे होगा। तो यहां पर लिख देता हूं, तब जेड जो है वो अक्ष से भी जरूर क्या होगा, बाजे होगा। तो यहां से लिख देते हैं, जेड अक्ष से भी जरूर बाजे होगा, जेड अक्ष से भी जरूर बाजे होगा, समझिए। देखिए वाई अक्ष से बाजे है, वाई अक्ष से बाजे है और जेड वाई से बाजे है, तब जेड जो है ना वो अक्ष से भी जरूर बाजे होगा, ठीक है। जेड जो देखिए एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। यहां पे लेता हूं मैं, वाई एक्स से बाजे है तो यहां पर मैं एक दो ले लिया था ना, ठीक है, एक दो ले लिया था, और वाई जेड तो यहां से दो छह ले लिया था ना, दो छह, ठीक है। अब क्या प्राप्त हुआ, दो दो को छोड़ो, एक छह है, तो एक छह कौन सा आ रहा है, एक छह आ रहा है आपके सामने एक्स जेड, वाई एक्स से बाजे है, मतलब दो एक से बाजे है, वाई तथा वाई जेड से बाजे है, वाई किससे बाजे है, जेड से बाजे है, तथा मतलब वाई जो है वो सॉरी जेड जो है वो वाई से बाजे है, तो छह जो है वो दो से बाजे है, तब यहां से अपने पास दो दो को छोड़ दो, तब छह जो है वो एक से बाजे होगा, अर्थात जेड जो है वो अक्ष से बाजे जरूर होगा, पक्की बात से होगा, समझ गए होंगे शायद आप। तो मैंने लिख दिया है कि जेड जो है वो अक्ष से जरूर बाजे होगा, जेड जो है वो अक्ष से क्या होगा, जेड जो है वो एक्स से भी जरूर बाजे होगा, जेड अक्ष से भी जरूर बाजे होगा। तो यहां से अपने को मिल गया कि आपके सामने एक्स जेड, क्या मिल गया, एक्स जेड, जेड एक्स से जरूर बाजे होगा, मतलब दूसरा जो है वो पहले वाले से बाजे होगा, बिलोंग्स टू आर होगा पक्का, है ना। तो
इसलिए R संक्रामक है। इसलिए R कैसा है, R जो है वो एक संक्रामक संबंध आ गया। तो आपके सामने अतः वाली लाइन लिख देते हैं कि ये जो संबंध है वो क्या क्या हो गया, ये समतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। तो अतः संबंध R समतुल्य है, संक्रामक है, संक्रामक है, लेकिन क्या नहीं है, लेकिन सम्मित नहीं है, ये आपके सामने स्टूडेंट से तीसरा जो क्वेश्चन होगा, मैंने अच्छी तरीके से क्लियर समझाने की कोशिश की आपको यदि आप ध्यान लगा के समझोगे, वीडियो जहां पे नहीं समझा वहां पे आप 2 बार देखे, पक्के आपके समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने तीसरा होगा। चलिए चौथे में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चौथा जो है आपके सामने है, प्रश्न को समझते हैं। चौथे में क्या कह रहा है, प्रश्न में ध्यान दीजिए। चौथे में प्रश्न में क्या कह रहा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में, पूर्णांकों का समुच्चय Z होता है, ये आप जानते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या है, 0 और माइनस वाली संख्या है, ठीक है। Z में R जो है x y इस प्रकार है कि x माइनस y एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध R है। मतलब ऐसे 2 पूर्णांक लेने हैं कि उन दोनों का माइनस करने पर भी पूर्णांक क्या है, मतलब x माइनस y भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ समुच्चय Z में R बराबर x, y, या इस प्रकार है कि x माइनस y भी एक क्या है, x माइनस y भी एक पूर्णांक हो, x माइनस y एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले जांच करते हैं समतुल्य के लिए। तो समतुल्य के लिए जांच अपन सबसे पहले करते हैं। समतुल्य के लिए जांच करते हैं कि आप पूर्णांक यदि खुद का खुद से संबंध हो तब वो समतुल्य होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रत्येक, देखिए ये चिन्ह जो है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक अक्ष बिलोंग टू, यदि Z के लिए, यदि जो x है वो यदि Z में आ रहा है, Z के लिए x, x ये बिलोंग्स टू R होगा। क्यों होगा, इसका रीजन मैं यहां पे लिख देता हूं, कि x माइनस एक्स बराबर 0, x माइनस एक्स बराबर 0 एक क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तब अपने पास क्या हो गया कि इसलिए R समतुल्य, मतलब कि ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, x, x R में होगा, क्योंकि x माइनस एक्स एक पूर्णांक है, अर्थात R में वो क्रमित युग्म आएगा जब दोनों का माइनस करे, मतलब y में से यदि अक्ष में से यदि y घटाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्णांक होना चाहिए। यदि प्राप्त संख्या एक पूर्णांक है तो x y R में बिलोंग करेगा। अब यहां देखिए x R में बिलोंग करेगा, क्योंकि x में से x घटाए तो 0 आएगा, 0 एक पूर्णांक है इसलिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अभी सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए जांच अपन करते हैं। देखिए सम्मित के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक, आप 2 लेते हैं, सम्मित में 2 लेते हैं, प्रत्येक x, y यदि बिलोंग कर रहे हैं Z के लिए, Z में बिलोंग कर रहे हैं इनके लिए देखते हैं कि इन तीनों के लिए अपन दोनों के लिए देखते हैं। तो देखिए यदि x, y ये बिलोंग कर रहा है R में बिलोंग कर रहा है, यदि लिख के लिखा है मैंने, यदि ये R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस y एक क्या है, पूर्णांक है।
एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तब वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, तब y एक्स भी बिलोंग करेगा R में। तब लिख देता हूं y कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा R। तो मैंने x कोमा वाई बिलोंग R लिया था, तो अब y x कोमा वाई बिलोंग टू R लेकर मैंने y कोमा एक्स बिलोंग R निकाल लिया है। तो x y का विलोम y x भी R में है, तो R एक, इसलिए R कैसा संबंध हो गया है, R सममित है। R क्या है, सममित संबंध है। चलिए अब अपन जांच करते हैं किसके लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए जांच अपन करते हैं। संक्रामक में 3 लेने पड़ेंगे। इस देखो, समतुल्य में x लिया था, सममित में एक्स वाई लिया था, संक्रामक में 3 लेने पड़ेंगे अपने को। कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। कौन कौन से देखिए, प्रत्येक x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू जेड के लिए, कैपिटल जेड लिख देना, कैपिटल जेड आ जाएगा के लिए, के लिए। ठीक है, यदि x कोमा वाई बिलोंग टू आर में है, x कोमा वाई बिलोंग टू आर में है, तथा y कोमा जेड ये भी बिलोंग्स टू आर में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सारांश ये हो गया कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तथा y माइनस जेड, इसके लिए क्या हो गया, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है, मतलब ये होगा, ये अपन ले रहे हैं कि ये दोनों पूर्णांक हो। तब अपन ध्यान दीजिए, तब आपके सामने देखिए x कोमा वाई बिलोंग आर में कर रहा है, तब x कोमा वाई, x और y बिलोंग आर में कर रहा है, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा, x और y का जो अंतर है वो पूर्णांक होगा। y कोमा जेड भी बिलोंग आर में कर रहा है, तो y माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। y माइनस जेड का मतलब y और z का अंतर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तब देखिए हम जानते हैं कि, आगे देखिए, हमें जानते हैं, अब देखिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो इन दोनों का जोड़ भी तो क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक, हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, तो इन दोनों पूर्णांकों का योग कर लेते हैं अपन। देखिए ध्यान दीजिए, x माइनस वाई एक पूर्णांक है और y माइनस जेड एक पूर्णांक है, और मैंने लिख दिया कि हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, तो इन दोनों का योग अपन कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में आप यहां से देखिए, इन दोनों का योग अपन कर लेते हैं, इन दोनों का योग अपन करते हैं। देखिए इन दोनों का योग अपन करते हैं, किसका, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, x माइनस वाई और y माइनस जेड, इन दोनों का, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तो इन दोनों का हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक ही आता है, तो इन दोनों का अपन योग करें। योग क्यों करें आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहां से y कट जाएगा और आपके सामने आ जाएगा x माइनस जेड, b एक पूर्णांक होगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा है b एक पूर्णांक लिखा हुआ है,
यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, बी एक वाई माइनस जेड बी एक पूर्णांक है, बी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। और एक्स माइनस जेड बी एक एक्स माइनस जेड बी एक पूर्णांक है, समझ रहे हो। अब आप ध्यान दीजिए, एक्स माइनस जेड बी एक पूर्णांक है, तो एक्स माइनस जेड एक पूर्णांक है, तब एक्स कोमा जेड बी बिलोंग्स टू आर करेगा। आर में कौन से कनिष्ठ युग्म बिलोंग करेंगे, आर में वो कनिष्ठ युग्म बिलोंग करेंगे जब उन दोनों का अंतर एक पूर्णांक आए, ठीक है। तो आप देखिए एक्स भी बिलोंग आर करेगा, क्योंकि एक्स और एक्स का अंतर 0 आ रहा है जो कि पूर्णांक है। एक्स वाई यदि पूर्णांक है, एक्स वाई यदि बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक ही होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, इसको देखिए, यदि 3 माइनस 4 माइनस एक पूर्णांक है, तो इसका विलोम y माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 3 1 आएगा, तो एक भी तो एक पूर्णांक है, इसलिए, ठीक है। तो ये सम्मित है। और यहाँ पर देखिए तीनों मैंने ले लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। तब हम जानते हैं कि दोनों पूर्णांकों का जो योग है वो भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। योग क्यों करे हैं, योग कर क्यों रहे हैं, देखिए ताकि y से y कट जाए। देखिए अब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो मैंने x y में y माइनस जेड को जोड़ दिया, देखो जोड़ दिया, ये y से y क्या हो गया, कट गया। x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, क्या लिख दिया मैंने, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तब यदि इन दोनों का अंतर यदि पूर्णांक है, तो ये दोनों बिलोंग करेंगे जेड में, ठीक है। इसलिए आर कैसा हो गया, आर संक्रामक, ठीक है। तो मैंने देखिए मैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेकर चला था, और इन दोनों से मैंने एक्स जेड बिलोंग्स टू आर निकाल दिया, तो इसका मतलब संक्रामक है, ठीक है। तो अतः दिया गया संबंध आर क्या क्या है, देख लीजिए। अतः दिया गया जो संबंध आर है, क्या क्या है, दिया गया जो संबंध आर है समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक भी है, तीनों है। अतः दिया गया संबंध आर समतुल्य, सम्मित तथा दिया गया संबंध आर समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। तो इस पर ध्यान दीजिए, अतः दिया गया संबंध आर समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। तो ये तीनों प्रकार का संबंध है, समतुल्य भी है, ये सम्मित भी है। अतः दिया गया संबंध आर समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, मतलब तीनों प्रकार का संबंध है, समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक है। और यदि कोई संबंध आर समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो तथा संक्रामक भी हो, तब वो एक तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तो रोमन में जो चौथा जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है स्टूडेंट्स, तो रोमन में अपने आप चौथा हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली जो आपकी 1.1 है, ध्यान से सुनिए, 1.1 है। 1.1 में अभी मैंने इसी वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि पहले क्वेश्चन में रोमन में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में रोमन में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन है। तो आपका मुख्य जो पहला क्वेश्चन है उसमें रोमन में 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन अपने इस वीडियो में कर लिए है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन है मुख्य पहले क्वेश्चन में, रोमन में जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें भी 1 से लेकर ई तक है। तो इससे अगले वाले पार्ट में आपको प्रश्न नंबर मुख्य पहले के 5वें
5वां क्वेश्चन के ए से लेकर ई तक के क्वेश्चन अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखिए आपको। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर से कीजिए। आपके कैसा समझ आया, कितना क्या समझ आया आपके, ये कमेंट्स कीजिए ताकि मेरे को पता लग सके कि आपके कैसा समझ आ रहा है, किस तरीके से कैसा समझ आ रहा है। और साथ ही कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।